Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called The Hobbit and Unexpected Journey जो कि आई थी सन 2012 में। एक्चुअली इसकी कंटिन्यूशन में टोटल और आगे के 5 मूवीज भी हैं जिनके अंदर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी शामिल हैं। हालांकि वो इससे पहले आई थी मगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दी हॉबिट ही नंबर 1 पर आती है क्योंकि इसमें मिडल अर्थ, टोटल 5 जादूगर, एल्व्स और ड्रॉस की लड़ाई कैसे हुई और इसी के साथ नेक्रोमैंसर के बारे में भी बताया गया है। और पिछले काफी टाइम से इस मूवी की मेरे पास डिमांड आ रही थी, लेकिन कुछ न्यू मूवीज के रिलीज होने पर अच्छे व्यूज पाने के चक्कर में मैंने सिर्फ उन मूवीज को चूज किया और इन मास्टरपीसेस को छोड़ दिया। और माइट भी यही रीजन हो सकता है कि चैनल पर आजकल व्यूज नहीं है, तो क्यों ना पहले वाली बात को वापस से लाया जाए और जैसी पहले डीप एक्सप्लेनेशन हुआ करती थी वैसी ही शुरू की जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम बिल्बो बैगिंस को देख पाते हैं। अपने पुराने पड़े सामान में से जब उन्हें किताब मिलती है जहाँ पर वो अपनी पुरानी फोटो देख पाते हैं तो उन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो जवान हुआ करते थे और एक ऐसी जर्नी पर निकले थे जिसके बारे में उनके भतीजे को पता होना तो बनता है। और यहीं से वो एक किताब लिखना शुरू करते हैं जहाँ से स्टोरी जाती है 60 साल पीछे, जहाँ के पर्वतों पर हम ड्रॉस को देख पाते हैं। ड्रॉस यानी कि बोने, इनकी खुशहाल जिंदगी थी, हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त था। और वहीं पर हम इनके राजा थ्रॉर को भी देख पाते हैं। कई सैकड़ों सालों से इनका वंश मजबूत था क्योंकि थ्रॉर का बेटा और इसी के साथ उसका पोता थोरिन भी उसके साथ में था। एक पूरे पर्वत के नीचे तक बना इनका किला जिसके अंदर सोने जावरात और हीरे भरपूर मौजूद थे और ये बौने भी नई कलाकृतियों को करने में माहिर थे। एक दिन खुदाई के दौरान इन्हें एक बहुत ही कीमती हीरा मिलता है जैसे कि द हार्ट ऑफ स्टोन या फिर एरेकन स्टोन भी कहा जाता है। थ्रॉर ने उसे अपने सिंहासन के ऊपर लगा दिया। उसे लगता था कि इस पत्थर के मुझे मिल जाने का मतलब यह है कि भगवान खुद ये चाहता है कि मैं सदियों तक शासन करूं। मगर जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई उसकी गुडविल यानी कि सद्भावना गिरती गई। अब मैंने इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखा है जहां पर थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा हैं। तो एक दिन एल्व्स के किंग थ्रेंडविल इनके पास में आते हैं। इन दोनों के ही बीच में यारी दोस्ती काफी बढ़िया थी और सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन ये इन्हें गिफ्ट देने भी वाले थे मगर थ्रॉर उस हीरे जवाहरात से भरा बॉक्स उन्हें देने से मना कर देता है। अब इस बात को कोई नहीं जानता कि पास्ट में हुआ क्या था। थ्रेंडविल का कहना था कि तुमने हमारा खजाना चुराया, जबकि थ्रॉर का कहना था कि हमने तुम्हारा नहीं बल्कि तुमने हमारा चुराया। और एक जो अच्छे दोस्त आपस में कभी एक दूसरे को गिफ्ट्स दिया करते थे, आज उसी गिफ्ट की बारी थी जहां पर थ्रॉर ने उन्हें वो देने से मना कर दिया था। और इसी वजह से थ्रेंडविल यानी कि द किंग ऑफ एल्व्स ने अब ड्रॉर्स का साथ देने से मना कर दिया था। धीरे धीरे दिन बदलते गए और इनके पर्वतनुमा घर यानी कि एरेबोर में काली छाया आती गई। एक दिन एक बड़ा दैत्य स्मग जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन था, मुंह से आग उगलता था, उसे सोने की चाहत थी और उसे मालूम चल चुका था कि इनके पर्वत में भर भर कर सोना है। और इसने आते के साथ ही बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया, जान से मार दिया। इनफैक्ट उनके किले में घुसकर बहुत ज्यादा तबाही भी मचा दी। थ्रॉर ने खुद की जान बचाने से पहले उस आर्कन स्टोन को बचाने के बारे में सोचा मगर लड़खड़ाकर वो स्टोन भी कहीं ना कहीं सोने में दफन हो गया। इन सभी को न चाहते हुए भी अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है। जब थोरिन वहां से जा रहा था तो उसने पर्वत के ऊपर एल्व्स की पूरी सेना को देखा जिसमें द किंग ऑफ एल्व्स थ्रेंडविल भी शामिल था। मगर लास्ट टाइम हुई बदतमीजी की वजह से थ्रेंडविल ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया और ना ही कभी उस दिन साथ दिया और ना ही भविष्य में कभी और। इसके चलते थोरिन को अपने पूरे सारे समाज को साथ लेकर खुद ही चलना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। इनफैक्ट इंसानों के लिए एक लोहार की जिंदगी भी जीनी पड़ी। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम फ्रोडो को देख पाते हैं जो कि बैगिंस का भतीजा था और आज उसका कहना था कि मेरे पास काफी सारे खताएं हैं, लगता है कि आज पार्टी शुरू होने वाली है। और बिल्बो जानते थे कि उनके दोस्त समय के पक्के हैं और वो आज जरूर आएंगे और वो उनका इंतजार करने के लिए घर के बाहर बनी सीट पर बैठकर सिगार फूकने लगते हैं। मतलब उस टाइम तो पाइप वगैरह चला करते थे। और यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है। ये वो दिन था जिस दिन द ग्रेट मैजिशियन गैंडाल्फ इनसे मिलने के लिए आए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये हैरी पॉटर से एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डम्बलडोर हैं। उस मूवी में भी इन्होंने धूम मचा दी थी और अगर इस मूवी में आए हैं तो समझ ही जाइए। अब यहाँ गैंडाल्फ और बैगिंस के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है कि ये लोग एक यात्रा पर जाने वाले हैं, वो भी अपनी टीम के साथ में, जिसमें बैगिंस को भी शामिल होना चाहिए। मगर बैगिंस का कहना था कि हम हॉबिट्स हैं, आरामदायक जिंदगी पसंद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुशियां बांटते हैं और घर से दूर जाने में हिचकिचाते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा मगर हम आपके साथ कहीं जा नहीं सकते।
गैंडाल्फ उसे बचपन की कुछ यादें दिलाता है कि एक बार मैं जब तुम्हारे शहर में आया था, तुम्हारी मॉम मुझे जानती थी, मैंने आतिशबाजियां वगैरह करी थी और मेरी आगे की जर्नी में तुम ही वो शख्स हो जिसकी कमी है। मगर फिर भी बैगन्स उसकी कोई बात नहीं मानता और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मगर जाने से पहले गैंडाल्फ उसके दरवाजे पर एफ बनाकर चला जाता है, एफ यानी कि फूड। और देखते ही देखते रात को एक एक करके दूसरे ड्रॉज आना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर पहले ही बता दूं कि ड्रॉज यानी कि बौने और हॉबिट्स मतलब होते तो ये भी बौने हैं मगर साइज में उनसे थोड़े से बड़े होते हैं और इनके पैरों में बाल ज्यादा होते हैं, यही इनके बीच का डिफरेंस है। तो बौनों में यानी कि ड्रॉज में और हॉबिट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर एक से दो, दो से चार और देखते ही देखते गैंडाल्फ के साथ में 13 लोग मौजूद हो जाते हैं और फिर अंत में आते हैं इनके लीडर दी थॉरिन। यहाँ पर ये सभी बौने बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। बैगन्स का सालों भरा पड़ा पूरा खजाना मतलब कि जो अनाज का खाना था वो पूरा खत्म कर देते हैं, खाते हैं, गाते हैं, पीते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। बैगन्स को इससे परेशानी तो होती है मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद इन सभी की एक मीटिंग होती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इन 13 लोगों की टीम में कोई खोज करता है तो कोई सैनिक है, किसी की पारखी नजर है तो कोई कुक है, जिनमें अब तो एक जादूगर भी इनके साथ होता है। पुरानी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जब सारे पक्षी पूर्व की ओर उड़ते नजर आए तो इसका मतलब यह है कि अब स्मग यानी कि उस बड़े से ड्रैगन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जैसा कि वो उस पर्वत के अंदर ढेर सारे सोने पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था और बौनों को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया था, तो ये सभी एक ऐसे छिपे रास्ते से उस पर्वत में एंटर करना चाहते थे ताकि अंदर से स्मग को खदेड़ा जा सके, क्योंकि बाहर से तो उसने दरवाजे सील कर दिए थे। यहाँ पर गैंडाल्फ थोरिन को एक नक्शा और उस छिपे दरवाजे की चाबी भी देता है जिससे कि सुरंगों के थ्रू उस महल में पहुंचा जा सके। मगर दिक्कत की बात यह थी कि जो नक्शा इनके पास में था उसे सिर्फ एल्फ्स ही पढ़ सकते थे। हालांकि ऊपर से जो चीज इन्हें पता चल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन सीधा पहाड़ी के मेन दरवाजे तक इन्हें पहुंचा सकता था, लेकिन छुपे रास्ते को जिस छुपी हुई शाही से लिखा गया था उसे पढ़ने के लिए एल्फ्स ही काम आने वाले थे और थोरिन एल्फ्स के खिलाफ था। अब इनमें से जो सबसे बूढ़ा बौना होता है वो बैगन्स को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और बताता है कि हम जो भी सोना उस महल से पाएंगे उसके 14 हिस्से होंगे, इससे तुम्हारी जिंदगी हसीन रंगीन हो जाएगी, मगर स्मग के चंगुल में आ गए तो हड्डी से मांस तक पिघल जाएगा। ये बातें सुनकर बैगन्स उनके साथ जाने के खिलाफ हो जाता है। वहीं रात को हम थोरिन को अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ देख पाते हैं जो कि ये कह रहे थे कि मेरे दादाजी जिन्होंने अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी और एक ऐसा किला तैयार किया जो कि दूर दराज देशों तक जाना जाता था, मगर आज वो दुष्ट दरिंदा हमारे उस बड़े से महल में कब्जा करके बैठा है और हम सभी बौने जो कि उस घर में रहने चाहिए थे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमें अपना घर चाहिए तो हमें खुद लड़ना होगा। हालांकि बैगन्स ये सारी बातें सुन तो रहा था मगर वो सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो घर में देख पाता है कि पूरा घर जैसा एज इट इज एक दिन पहले था बिल्कुल वैसा हो जाता है, यानी कि बर्तन धुल चुके थे, कुर्सियां अपनी जगह पर थी, कालीन बिल्कुल साफ था और घर में कोई भी नहीं था। मगर गैंडाल्फ ने वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर छोड़ दिया था। फिर बैगन्स के दिल में आता है कि अगर मुश्किलों से भरी जिंदगी ना जी तो फिर आगे बच्चों को कहानियां क्या सुनाऊंगा, और इसी के चलते बिल्बो बैगन्स निकल पड़ता है उन्हीं 12 ड्रॉप्स और एक मैजिशियन के साथ में अपनी एक नई जर्नी पर। मगर उसे क्या पता था कि इस जर्नी में उसके सामने क्या क्या होने वाला है। दिन से शाम और शाम से रात भर चलने के बाद भी एक पहाड़ी पर डेरा डालते हैं, मगर तभी बिल्बो को कुछ आवाजें आने लगती है जिस पर बूढ़ा बोना बताता है कि हो सकता है कि आवाज ऑर्क्स की हो। तो बाकी के बोने हंसने लगते हैं जिस पर उनका राजा थोरिन बताता है कि ऑर्क्स सचमुच होते हैं। ये उन दिनों की बात है जब स्मग ने पूरे पर्वत पर अपना कब्जा कर लिया था और बाहर से दूसरे देशों के दुष्ट लोगों ने हमारे पर्वत पर कब्जा करने के बारे में सोचा, जिनमें से एक था एज़ोक। साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा, खूंखार और भेड़िए की सवारी करने वाला एज़ोक हमारे पर्वत को हथियाना चाहता था। जब मेरे दादा थ्रॉर से उसकी फाइट हुई तो उन्होंने उसका गला काट दिया। ये सब कुछ मुझसे देखा ना गया। वहां पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो कि एज़ोक से बढ़ पाए। इनफैक्ट उसके पिता भी इस पूरे हादसे को देखने के बाद पागल हो चुके थे और उस जगह से जा चुके थे, न जाने अब जिंदा भी है या नहीं। मगर गुस्से में आया थोरिन अपने दादा की मौत का बदला लेना चाहता था और वो खुद ही उसमें भिड़ जाता है। उसकी ढाल तक गिर जाती है, तलवार भी हट जाती है, मगर फिर भी वो उससे लड़ता रहता है। एट द एंड एक टहनी की मदद से वो अपने हाथ की ढाल बनाता है और मजबूत इरादों के साथ में एज़ोक का एक हाथ काट देता है। उस वक्त तो उसके लोग उसे ले गए थे। थोरिन को ये लग रहा था कि उसकी बीमारी ने उसे जान से मार दिया होगा, मगर उसे क्या पता था कि वो अभी तक मरा नहीं था। यहाँ हम बाकी के ऑक्स को देख पाते हैं जो कि अब इन ड्रॉप्स पर हमला करने के लिए तैयार थे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ से अगेन इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। रास्ते में जाते वक्त काफी बारिश आ रही थी जिस पर बूढ़े बोने का कहना था कि तुम तो जादूगर हो, क्या तुम
तुम बारिश को रोक नहीं सकते, जिस पर गैंडाल्फ का कहना था कि इसके लिए तुम्हें मुझे नहीं किसी और जादूगर को लाना चाहिए था। जिस पर बैगन्स पूछता है कि क्या और भी जादूगर हैं। गैंडाल्फ का बताना था कि हम टोटल 5 जादूगर हैं। नंबर 1 पर आता है सारूमान जो कि श्वेत यानी कि व्हाइट जादूगर है। फिर आते हैं 2 नीले जादूगर। चौथे पर हूँ मैं ग्रे यानी कि गैंडाल्फ, और 5वें पर है ब्राउन जिसका नाम है रेडिगस। वो ग्रीनवुड के जंगलों में रहता है, जहाँ पर हम रेडिगस को भी देख पाते हैं, जिसके जंगल में काले जादू की वजह से सारे पत्ते पेड़ पौधे सूख चुके थे, जानवर मरने वाले थे और हर कोई तड़प रहा था। उनमें से एक की जान बचाने के लिए रेडिगस उस पर सारी दवाओं का इस्तेमाल करता है, मगर बाद में से समझ में आता है कि ये असर दवाओं का नहीं, किसी बीमारी का नहीं, बल्कि काले जादू का है। और जब वो अपनी मैजिक पावर से उसका काला जादू निकालता है तो उसे मालूम चलता है कि ये काला जादू 4 बड़ी मकड़ियों ने फैलाया है, और वो मकड़ियां आई थी ग्रीनवुड्स के जंगलों में एक ऊपर की तरफ मौजूद पहाड़ी से, जहाँ कभी एक महल हुआ करता था। रास्ते में आगे जाते वक्त ये सभी काफी थक जाते हैं, तो गैंडॉल्फ थोरिन को कहता है कि हमें एल्फ्स से मदद मांगनी चाहिए, मगर थोरिन जो कि एल्फ्स के खिलाफ था वो उनसे बिल्कुल भी मदद नहीं मांगना चाहता था। इनफैक्ट वो गैंडॉल्फ को ये भी कहता है कि जब मेरे दादाजी को ऑक्स मार रहे थे हमें जरूरत थी उनकी, लेकिन तब भी उन्होंने हमारी मदद नहीं करी, तो आज भी हम उनकी मदद क्यों ले। धीरे धीरे करके रात हो जाती है और ये सभी खाना पकाकर एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। तभी ओली जैसे कि ये काम दिया गया था कि सभी घोड़ों पर नजर रखना। इनके पास पहले 14 थे मगर अभी सिर्फ 13 हैं। बैगिंस बताता है कि कोई तो बड़े राक्षस हैं जो कि हमारे घोड़ों को लेकर जा रहे हैं, और आगे चलने पर इन्हें ट्रॉल्स मिलते हैं। अभी जो ट्रॉल्स हैं ये देखने में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, भोंदू होते हैं और सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाया करते हैं। इनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने घोड़ों को ही अपना चारा बना लिया था। तो ये सभी बैगिंस को आगे भेजते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी छोटा था, इनकी नजरों से बच सकता था, और उन्होंने बैगिंस को नाम दिया था सेंधमार। हालांकि बैगिंस ने पहले कभी इतना हिम्मत भरा कोई काम नहीं किया था, मगर वो उन्हीं में से एक ट्रॉल्स की जेब से उसकी चाकू निकालकर घोड़ों की रस्सियां काटने वाला था, मगर तभी एक ट्रॉल उसे पकड़ लेता है, और ये ट्रॉल्स उसे पकाकर खाने वाले थे कि तभी बाकी के ड्रॉज यानी कि बोने आकर उसकी मदद करते हैं, मगर वो भी इन ट्रॉल्स के आगे नहीं टिक पाते। सुबह हुई बहस की वजह से गैंडाल्फ इन्हें छोड़कर जा चुके थे, इसलिए अब तो इनकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं था। इन्हें पकाते वक्त ये ट्रॉल्स बातें कर रहे थे कि हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि अगर सूरज की किरण आ गई तो हम पत्थर बन जाएंगे। तभी बैगिंस का दिमाग चलता है और वो इन्हें पहेलियों में उलझाता रहता है। कभी कहता है कि हमें इंसानों को चमड़ियां फाड़ कर खाना चाहिए, मसाले लगाकर खाना चाहिए, तुम हमें गलत पका रहे हो। ऐसा करते करते बैगिंस उनका बहुत टाइम वेस्ट कर देता है और पीछे से गैंडाल्फ एक पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है और अपनी छड़ी की मदद से उस पहाड़ी का एक हिस्सा तोड़कर सूरज की किरणें उन ट्रॉल्स तक पहुंचा देता है, जिससे कि वो सभी पत्थर बन जाते हैं और फाइनली इसी तरीके से इनकी जान बचती है। आगे जाने पर इन्हें उन ट्रॉल्स की एक छोटी सी गुफा नजर आती है। इसमें काफी पुराना खजाना पड़ा था। इसमें से कुछ बेहतरीन तलवारें होती है जो कि गैंडाल्फ थोरिन और बाकी के लोगों में बांट देता है, मगर एक तलवार ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा खास थी। उसे वो बिल्बो बैगिंस को दे देता है और कहता है ये तब नीली पड़ जाती है जब तुम्हारे आसपास गॉब्लिन्स या फिर ऑक्स हों। इसी वक्त यहाँ पर रेडिगस भी आ जाता है। उसे ये लग रहा था कि ये लोग जो हैं ये बुरी ताकतों को यहाँ पर फैला रहे हैं, मगर गैंडाल्फ को इनके साथ देखकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। रेडिगस का बताना था कि इस ग्रीनवुड्स जंगलों में नेक्रोमैंसर नाम के एक काले साए ने सब कुछ बर्बाद करने का ठान लिया है। जब मैं बदला लेने के लिए वहां पर गया तो वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उस नेक्रोमैंसर ने पुरानी आत्माओं को बुलाकर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया। अब अगर आपने थॉर लव एंड थंडर देखी होगी तो उसमें नेक्रोस्वार्ड करके एक ऐसी तलवार थी जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। गॉर दी गॉड बुचर मतलब कि क्रिश्चियन बेल ने जिनका ये रोल प्ले किया था, उनके पास में यही तलवार थी। नेक्रोस्वार्ड, नेक्रोमैंसर, इन सभी का मीनिंग यही है कि ये मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करके अपनी आर्मी बनाकर कुछ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ रेडिगस ने दूसरी दुनिया से आए एक साए की तलवार गैंडाल्फ को दी और ये बताया कि अगर नेक्रोमैंसर जिंदा रहा तो हम 5 जादूगरों पर, इनफैक्ट इस पूरे मिडिल अर्थ यानी कि मध्य धरती पर खतरा आ सकता है। मगर इनकी परेशानियां खत्म होने वाली कहाँ थी? दूर से ऑक्स इन पर हमला करने के लिए आने वाले थे। तभी रेडिगस बताता है कि इनसे बचने के लिए आज मेरे खरगोश काम में आएंगे। अब जहाँ एक तरफ ये सभी छोटे पहाड़ों के बीच छिप छिप कर आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर रेडिगस इन्हें रास्ते से भटका रहा था। मगर फिर भी एक ऑक्स की इन पर नजर पड़ जाती है और ये इन पर हमला करने वाला था, मगर थोरिन उसका सामना करता है। लेकिन जब ये लोग तादाद में ज्यादा हो जाते हैं तो इन्हें एक पहाड़ी के नीचे छिपना पड़ता है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर कुछ एल्फ्स पहुंच चुके थे जो कि बाकी के ऑक्स को खदेड़ देते हैं। गैंडाल्फ थोरिन को कहता है कि हमें एल्फ्स का साथ देना चाहिए और उनके साथ ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर थोरिन
थॉरिन कहता है कि मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और ये उसी पहाड़ी के पतले दर्रों से निकलकर आगे का रास्ता तय करने के बारे में सोचते हैं। और काफी समय चलने के बाद में फाइनली ये एक ऐसी बेहतरीन और खूबसूरत दुनिया में पहुंचते हैं जो कि एल्व्स का घर हुआ करती थी। थॉरिन इस बात को जान चुका था कि यहाँ तक पहुंचाने का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि गैंडाल्फ ही था, क्योंकि वो हमें एल्व्स से मिलवाना चाहता था। खैर यहाँ पहुंचने के बाद एल्व्स इनका स्वागत करते हैं, इन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, मगर बॉनो की तो आदत होती है खाना खाते वक्त भी मजाक करने की, डांस करने की और ऊट पटांग हरकतें करने की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, मगर इससे भी एल्व्स इन्हें नजरअंदाज करते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ गैंडाल्फ के कहने पर थॉरिन को वो नक्शा एल्व्स के किंग एल्डरॉन को देना पड़ता है और वो इसे चांद की रोशनी में पढ़कर बताता है कि थोड़े ही समय बाद ड्यूरिंग के दिन वो अदृश्य दरवाजा तुम्हें दिखेगा जिसकी चाबी अभी थॉरिन के हाथ में है। अगर उस सुरंग में तुम घुस गए तो किले तक पहुंच सकते हो, मगर याद रखना उस अदृश्य दरवाजे की खोज में सिर्फ तुम अकेले ही नहीं और भी लोग आएंगे। वही हम ऑक्स के राजा एज़हॉक को देख पाते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसका कटा हाथ होने के बावजूद भी उसने उसमें एक लोहे का सरिया फंसा लिया था। और अब तो वो और भी गुस्से में आ गया था क्योंकि जिसने उसका हाथ काटा था यानी कि थॉरिन वो इसी जंगल में मौजूद है। वो अपने सभी लोगों को उन्हें मारने के लिए भिजवा देता है। इसी बीच इनकी मीटिंग में एक और नई एल्फ पहुंच जाती है जिसका नाम होता है गैलेड्रियल और वहीं पर हम इन 5 जादूगरों में से सबसे ताकतवर सारूमान को भी देख पाते हैं। गैंडाल्फ का यह बताना था कि नेक्रोमैंसर नाम का एक काला साया मिडल अर्थ पर आ चुका है। अगर हम सभी एक होकर न लड़े तो हमारा अंतिम समय नजदीक होगा। मगर सारूमान का यह मानना था कि ऐसा कोई शख्स या फिर ऐसा कोई साया है ही नहीं। मगर गैलेड्रियल को गैंडाल्फ की बातों पर यकीन था और ये आपस में मन में बातचीत भी कर रहे थे, जहां पर गैलेड्रियल का कहना था कि बॉने यहाँ से जा चुके हैं। और थोड़ी देर बाद में एलरॉन्ड का सेक्रेटरी भी आकर यही बताता है कि ड्रॉव्स यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर पनाह तो लेनी नहीं थी, बस खाली उस मैप को पढ़वाना था। इनकी जर्नी में इन्हें कई सारे पहाड़, कई सारे नदी, झरने और इसी के साथ द मिस्ट्री माउंटेन्स भी मिलते हैं। ये वो पहाड़ थे जो कि रात को जिंदा हो जाया करते थे। तभी इन पहाड़ों के ही बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इनकी टीम आधे आधे ग्रुप में बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लग रहा था मानो कि आधी टीम जान से मारी जा चुकी है, मगर वो एक चट्टान के नीचे सर छिपाकर बच गए थे और अगेन एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी इन्हें एक सुनसान गुफा मिलती है। थॉरिन का कहना था कि ऐसी जगहों पर गुफाएं कभी सुनसान मिला नहीं करती, इसलिए होशियारी से रहना और आग भी मत जलाना। इस वक्त गैंडाल्फ इनके साथ में नहीं था क्योंकि उन्होंने थॉरिन को अगले दिन पर्वत की चोटी पर मिलने के लिए कहा था। बिल्बो बैगिंस जो कि अब अपनी हिम्मत हार चुका था, उसे ये दर दर भटकने वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। वो वापस अपने घर जाना चाहता था, मगर एक शख्स उसे रोकता है और कहता है हम अपने धर्म से नहीं, हम अपने कर्म से महान बनते हैं। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन अच्छा ही है कि तुम इस वक्त ही निकल जाओ क्योंकि शायद बाद की परेशानियां तुम झेल ना पाओ। इसी बीच बैगिंस की तलवार चमकने लगती है और इसका मीनिंग ये होता है कि या तो गॉब्लिन या फिर ऑक्स कहीं आसपास ही हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस गुफा की जमीन तड़कने लगती है और ये लोग पहाड़ के बिल्कुल कोर तक पहुंच जाते हैं। ये धरती का गर्भ होता है, मतलब कि आप इसे कोर ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे गॉब्लिन्स ने इन्हें घेर लिया था। हालांकि बैगिंस जिसकी हाइट कम थी वो उनसे बच तो जाता है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन से लड़ाई के वक्त वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब जहाँ एक तरफ बाकी के बोनो को द किंग ऑफ गॉब्लिन के सामने लेकर आया जाता है जो कि इनका सर काट कर अपने दोस्त ऑक्स को देने वाला था, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी के नीचे हम इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर गोलम को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उस गॉब्लिन को खाने के लिए आया था। मगर तभी उसकी जेब से एक रिंग गिर जाती है। इस रिंग को बैगिंस अपनी जेब में डाल लेता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था, मगर तभी गोलम इसे पकड़ लेता है। अब हम व्यूअर्स को यहाँ पे पता चलता है कि गोलम में मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक शख्सियत जो कि कहती है कि मार दो, खा जाओ, वहीं एक शख्सियत जो कि खेलना चाहती है और थोड़ी नर्म दिल है जिसके अंदर ढेर सारे इमोशंस हैं। बैगिंस का कहना था कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बदले में तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। जबकि गोलम का कहना था हमें खेल खेलेंगे, अगर तुम उसमें जीत गए तो बाहर का रास्ता दिखाऊंगा और अगर हार गए तो तुम्हें यहीं पर खा जाऊंगा। दोनों में अभी तक दो पहेलियां हो चुकी थी और दोनों ही तेज दिमाग थे, एक दूसरे का जवाब दे चुके थे। बैगिंस बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ गया था कि अगर मैं इस वाली पहेली को नहीं जीता तो गोलम मुझे जान से मार देगा। उसकी जेब में अभी भी वो रिंग थी, तो वो गोलम से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आखिर मेरी जेब में क्या है। गोलम कहता है कि ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं कैसे जान पाऊंगा, कम से कम मुझे और मौके तो दो। तो बैगिंस उसे 3 मौके देता है। पहले 2 मौके गोलम हार जाता है
है और वो रोने लगता है क्योंकि उसका खाना वो उसके हाथ से जाने वाला था। मगर जैसे ही वो अपनी जेब टटोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी रिंग उसके पास में नहीं है। वो रोने लगता है, इधर उधर खोजने लगता है कि आखिर उसने अपनी रिंग को कहाँ घुमा दिया। और तभी उसकी याद में आता है कि एक छोटी सी जेब में एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है, यानी कि बैगन्स के पास में उसकी वो रिंग थी और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। पहाड़ियों में लड़खड़ाता हुआ बैगन्स गिर जाता है, यहाँ तक कि हाथ से वो अंगूठी भी छूट जाती है और उस अंगूठी को पकड़ने के चक्कर में वो अंगूठी सीधा बैगन्स की उंगली में चली जाती है और एकदम से वो गायब हो जाता है। यानी कि उस रिंग में पावर थी किसी को भी अदृश्य कर देने की। यहाँ सीन शिफ्ट होता है बाकी गिबोनों पर, जो कि गॉब्लिन के साथ अब एक जंग में भिड़ चुके थे और एक एक करके सभी को मारकर वहां से बाहर का रास्ता खोज रहे थे। इसी वक्त गैंडाल्फ यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक ही वार में सभी को ध्वस्त कर देते हैं। मगर धीरे धीरे करके उन गॉब्लिन्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन थोड़ा जादू, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी तलवारबाजी के सहारे ये सभी बाहर का रास्ता खोज ही लेते हैं। जहाँ एक तरफ ये रोशनी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, वहीं अदृश्य बैगन्स अपने बाकी साथियों को बाहर निकलता देख पा रहा था। मगर बीच रास्ते में था गोलम। उसकी दूसरी शख्सियत रो रही थी क्योंकि उसने अपनी कीमती अंगूठी खो दी थी। एक पल तो बैगन्स के मन में भी आया कि यार इसको अंगूठी दे देता हूँ और अपनी जान बचाकर निकल जाता हूँ, मगर तभी उसे याद आता है कि उसकी दूसरी शख्सियत इसे जीने नहीं देगी। इसलिए वो उसके सर पर पैर रखकर वहां से भागता है और अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है। हालांकि बाकी की बोनों को लग रहा था कि बैगन्स हिम्मत हारकर या तो मर चुका है या फिर भाग चुका है। खैर अच्छी ही बात है क्योंकि कठिनाइयों भरी जिंदगी हॉबिट्स के लिए नहीं है। मगर तभी बैगन्स इनके सामने आ जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं कि जब हम भाग रहे थे तब तो तुम हमारे पीछे थे नहीं, तो यहाँ तक पहुंचे कैसे। गैंडाल्फ को मालूम चल चुका था कि बैगन्स के हाथ वो अंगूठी लग चुकी है, मगर वो अपने दोस्तों को ये कह देते हैं कि हो सकता है किस्मत ने उसे यहाँ पहुंचा दिया हो। बस कुछ पल ही थे कि इन्होंने चैन की सांस ली थी, वहीं दूर से ऑक्स का हमला इन पर हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ये सभी पास ही मौजूद पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये सभी वहां से भागकर एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर नीचे खड़े खूंखार भेड़िए उन सभी पेड़ों को तोड़ तोड़कर इन्हें अपने पास बुलाते जा रहे थे। तभी गैंडाल्फ एक तितली को अपनी मदद बुलवाने के लिए भेज देते हैं और अपनी आग की मदद से कुछ लकड़ियों को जला जलाकर नीचे फेंक रहे थे ताकि जान बचाने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। इस आग का फायदा ये होता है कि एज़ोक के बाकी के साथी वहां से भाग जाते हैं और सिर्फ अकेला एज़ोक ही बचता है, जो कि थोरिन को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। मगर इस बार थोरिन भी उसको छोड़ने वाला कहाँ था, क्योंकि वो उसके दादा की मौत का कातिल था। एंड देन द लेजेंड एंटर्स। वो एज़ोक की ओर आगे बढ़ रहा था उसे जान से खत्म करने के लिए, मगर इस वक्त एज़ोक अपने भेड़िए पर था और एक ही वार में उसे नीचे गिरा देता है। थोरिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इनफैक्ट एक मूवमेंट आ चुका था जब उसकी जान जाने वाली थी, मगर तभी बैगन्स आकर उसकी जान बचाता है। हालांकि एक छोटा सा हॉबिट एक छोटी सी तलवार लेकर उनका सामना तो नहीं कर सकता था, मगर उसने एज़ोक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और तभी बाकी के बोने भी आकर उन सभी में भिड़ जाते हैं और देखते ही देखते एक लंबी चौड़ी लड़ाई होती है। मगर ऑक्स का पलड़ा भारी था, वो हर एक को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। लेकिन तभी गैंडाल्फ ने जो मदद मंगाई थी गैलेड्रियल से, उसने बहुत सारे बड़े बड़े पंछी भेज दिए थे इन सभी को ऑक्स से छुड़वाने के लिए, और वो आकर एक एक करके अपने पंजों में उन सभी को उनकी तलवारों के साथ पहाड़ी की चोटी पर ले आते हैं। थोरिन का बैगन्स से कहना था, तुम एक हॉबिट हो, आराम पसंद जिंदगी पसंद करते हो, मुश्किलों से दूर भागते हो, आखिर तुम हमारे साथ यहाँ पर आए ही क्यों? मेरा ये सोचना गलत था। मैं मेरी जिंदगी में कभी इतना गलत नहीं रहा। थैंक यू जो तुमने मेरी जान बचाई। और इसी पहाड़ी की चोटी से ये दूर मौजूद एरेबोर को देख पाते हैं, जो कि इंड्रोस का घर हुआ करता था, यानी कि अब मंजिल इनके करीब है। मगर इस मूवी की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि एरेबोर के अंदर मौजूद स्मग, यानी कि वो बड़ा सा ड्रैगन, अब अपनी गहरी नींद से जाग चुका था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार बेहतरीन सीजीआई और वीएफएक्स वाली मूवी यहीं पर खत्म होती है। वैसे काफी दिनों के बाद इतना डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन, ये मेहनत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।